जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। तो हीमोग्लोबिन को पहले हम लोग समझेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है एक पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन डिराइव्ड डिराइव्ड टेट्रामर टेट्रामर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पोरफायरिन डिराइव्ड मतलब एक मॉलिक्यूल है। पोरफायरिन स्ट्रक्चर होता है। तो वो हीमोग्लोबिन में भी पाया जाता है। और वो टेट्रामर है, मतलब कि इसमें 4 यूनिट्स होंगी। और 4 यूनिट कौन कौन सी है? तो 4 यूनिट, 2 अल्फा है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होंगी। ये एडल्ट में पाया जाता है इस तरह से, है ना। जैसे हम लोग में आफ्टर बर्थ। लेकिन जो फीटस का होता है उसमें 2 अल्फा होगा और 2 गामा होंगे। यहाँ पे बीटा की जगह गामा है, इसलिए क्योंकि ये इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है ताकि वो मदर से, अपनी माँ से ऑक्सीजन ले सकता है प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है। ऑक्सीजन मदर से ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। और ये ऐसा किस में पाया जाता है? ऐसा फीटस में पाया जाता है। और अगर हम लोग एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में दो दो एप्सिलॉन होता है और 2 ईटा होता है ना। 2 ईटा चेन और 2 एप्सिलॉन चेन। ये एम्ब्रियो में पाया जाता है। सारे ही ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो वर्टिब्रेट है, कुछ आर्कटिक फिश को छोड़ के, सब में हीमोग्लोबिन एज ए ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, ठीक। ये ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल एक और है जो मसल्स में पाया जाता है। वो क्या है? मायोग्लोबिन है। वो क्या है? मायोग्लोबिन, ग्लोबिन, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, ये ऑक्सीजन स्टोर करके रखता है। ये स्टोर करके रखेगा, ठीक। चलो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन का जो 97% है वो आरबीसी के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारे पास हीमोग्लोबिन है और इसके पास कितने हाथ है? 4 हाथ है, ठीक है। आयरन मॉलिक्यूल इसमें होते हैं Fe2+, ठीक। सब में। उससे पहले जो बचा 3% है वो डिजॉल्व प्लाज्मा में रहेगा। प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगा, अब उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 4 सीट है ना। और 4 सीट में पहला ऑक्सीजन बढ़ा है। आप ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे एक लाइन देते हैं, ध्यान से यहाँ पे रिलेशन देखना, है ना। हम्म, तो इसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको HBO आप कह सकते हो, है ना। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन बढ़ाओगे, यानी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो। अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा रहे हो उसका मतलब क्या है? उसका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आप जैसे यहाँ पे आपने 20 रखा, फिर 40 रखा, फिर 60 रखा, 80 रखा,
एंड सो ऑन, है ना। 100 रखा। यहाँ पे आपने इसी तरह से 20, यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन, ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी में रखा आपने प्रेशर। परसेंटेज सेचुरेशन 20, 40, 60, 80 और 100 ये आपने रखा। तो जैसे जैसे आप इसका प्रेशर बढ़ाओगे, ऑक्सीजन आप बढ़ा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से समझना कि जैसे जैसे आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एक ऑक्सीजन आपने बढ़ाया, तो एक यहाँ पे जाके बाइंड कर गया ऑक्सीजन, है ना। फिर और आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो तो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है। तो ठीक, तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये इसके साथ बाइंड कर दे, तो आपने दूसरी संख्या कर क्या कर दी, 2 ऑक्सीजन बढ़ा दिया। तो दो दो साइड था उस पर जाके बैठ गए, 3 ऑक्सीजन हुए। तो तीसरा भी जाके यहाँ पे बैठ गया, 4 ऑक्सीजन हुए, है ना। तो या ये भी जाके चौथे वाले पे बैठ गया, हाथ पे। लेकिन अगर आप 5 ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो क्या इसके पास और कोई जगह खाली है इसको ऑक्सीजन के बाइंड करने के लिए? हाँ या ना बताओ, कोई जगह खाली नहीं है। तो अगर आप 5 से अगर आप 10 भी बढ़ा दोगे उसके बावजूद भी इसके पास कोई जगह नहीं है, तो मैक्सिमम कितना बाइंड करेगा? मैक्सिमम 4 ही ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो ये जो 4 ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हमारा सेचुरेट हो गया। मतलब कि जितना मैक्सिमम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना था वो बन चुका है। तो उसके बाद से आप कितना भी यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रेशर आप बढ़ा दो, तो आपका लाइन क्या होगा, स्ट्रेट ही लाइन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेचुरेट हो चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि अगर एक बस है, बस का नाम हो हीमोग्लोबिन है, उसमें 10 सीट है ना। और आप लोग ऑक्सीजन हो, बच्चे क्या है उसमें ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर आप पाँच पाँच ऑक्सीजन है तो आराम से जाके बैठ जाएगा। तो आपका ग्राफ क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपके पास 6 ऑक्सीजन है तो भी जाके बढ़ेगा, तो भी आपका यहाँ पे सेचुरेशन बढ़ रहा है। मतलब कि परसेंटेज ऑफ सीट, जितना हेमोग्लोबिन में बाइंड करने का सीट था वो क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे कि 6 6 ऑक्सीजन मतलब कि 60% आपका सीट फुल हो गया है। उसके बाद से आप आपने 8 8 ऑक्सीजन बाइंड किया, तो मतलब 80% आपका सीट फुल हो गया। इस 10 में से 80% फुल हो गया है। लेकिन मतलब सेचुरेट हो गया, फुल हो जाने का मतलब। लेकिन जब आप 12 भी करोगे, अगर आप 10 करोगे तो मतलब 100% इसका सेचुरेशन हो गया, 100% सीट फुल हो गया इसमें। तो यहाँ तक आप पहुंच गए हो, यहाँ तक, है ना। अब मान लो कि इसके बाद भी अगर आप ऑक्सीजन का बढ़ा रहे हो, है ना, ऑक्सीजन बढ़ा रहे हो, तो ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें 10 ही साइड था, 10 ही सीट थी, और 10 सीट ऑलरेडी अब फुल हो चुकी है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा ऐसे। तो ये आपका सिग्मोइडल कर्व हो जाएगा। तो इस पे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन पे बाइंड करेगा? तो ध्यान देना, जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये है कि जो CO2 का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो कम होना चाहिए ऑक्सीजन से। तीसरा फैक्टर कि H+ का जो कंसेंट्रेशन है वो भी कम होना चाहिए। चौथा, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। पांचवा, 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये सारी चीजें कम होनी चाहिए, तब जाके पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। ये सारी कंडीशन है। तो इतनी बात तो हम मुझे समझ में मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो बात मैं कंक्लूड करूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बाद, है ना। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक। इसको हम लोग कुछ इस पे कुछ देर में हम लोग आएंगे। अब देखो, अब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे अब।
इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के बाद से और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से कंट्रोल और रेस्पिरेशन का कंट्रोल कैसे होगा, है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में क्या है आपको याद रखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में अब आपको देखना है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए हम लोग अलग से कोई ग्राफ नहीं देख रहे, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ही ग्राफ है, ठीक है। तो उसमें 20 से 25% जो होता है CO2, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है RBC के थ्रू, है ना। बाकी जो 70% है वो किसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गए या फिर कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। और यहाँ पे जो बच्चा 7% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे दो चीजें, दो दो साइड्स बना रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछें, है ना। ये ग्राफ को अभी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे इसमें, इसलिए मैंने रखा है इसको। तब तक आप यहाँ पे गौर मत करो, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर गौर करो। तो यहाँ पे जो एक टिश्यू साइट है ना, यहाँ पे CO2 बना, और CO2 क्या होगा, इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है टिश्यू में, क्योंकि ये CO2 ये इस टिश्यू में ही बन रहा है। तो ये क्या होगा, अंदर से बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब कहाँ आ जाएगा, बाहर बोलने का अर्थ है ब्लड में आ जाएगा। तो जैसे वो ब्लड में आ जाएगा, तो CO2 क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 बना रही है, ये बाइकार्बोनेट बना रही है ना। इसके लिए हमें यहाँ पे एक एंजाइम भी चाहिए, वो एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। एंजाइम उसी प्रकार से जैसे कि कोई चीज आपको किसी काम को करने में, एक पुराने टाइम में अगर 2 GB में अगर आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो उसका 2-3 घंटे खींच लेगा, है ना। लेकिन अगर आप वही 4 GB 5G में मूवी डाउनलोड करोगे तो क्या होगा, बहुत फास्ट होगा। तो वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन को जल्दी करेगा। तो वैसे ही इंजाइम क्या कर रहा है, जो भी चीज होती है उसको फास्ट कर देता है रिएक्शंस को। तो ये कार्बोनेट बना। अब ये जो कार्बोनेट बना है ना, वो इसी रूप में नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो बनाएगा SCO3 माइनस प्लस H+। अब ये क्या हुआ कि ये जो H+ है ना, ध्यान दो, ये टिश्यू वाले साइड पे, कहाँ पे, टिश्यू वाले साइड पे बढ़ते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे H+ बढ़ते चला जाएगा ना, तो H+ बढ़ते चला जाएगा, तो आपको पता है कि इस यहाँ पे ही RBC जो था उसमें हमारे पास क्या था, RBC में हमारे पास O2 थे, ठीक है। तो H+ बढ़ जाने की वजह से अब O2 क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, और फिर वो निकल के कहाँ चला जाएगा, निकल के वो फिर टिश्यू में चला जाएगा। O2 निकल के फिर कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ का मात्रा बढ़ गया था, है ना, H+ बढ़ गया। तो ये O2 यहाँ से निकल के इधर चला जाएगा। उसी दौरान यहाँ पे आप देखोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ने की वजह से जो भी जो कुछ CO2 होगा वो कहाँ होगा, जो 20 से 25% है वो RBC में आके बाइंड करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, मतलब कि अगर आप देख रहे हो कि H+ बढ़ा, फैक्टर्स देखो, एक पहली बात H+ बढ़ा, दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा, तीसरा यहाँ से ऑक्सीजन हटते जा रहा है ना। तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीजन फिर घट जाएगा, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। तीसरा क्या, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, है ना, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो सारे फैक्टर्स इसलिए ऐसे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा। तो जहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएट करेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी फैक्ट को कहते हैं हम लोग
जहाँ ऑक्सीजन डिसोसिएट करता है, उस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हाल्डेन इफेक्ट। क्या कहते हैं? हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी जो डिक्रीज होती है हीमोग्लोबिन में, इस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे? हाल्डेन इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा चीज अब यहीं पे देखो, जब यही ब्लड, यहाँ पे भी ये एंजाइम लगेगा कार्बनिक एनहाइड्रेज, यहाँ पे भी वर्क करेगा। जैसे ही ये लंग्स पे पहुंचेगा, अब इसको हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लंग्स बना देते हैं ना। लंग्स पे जैसे पहुंचेगा, तो जैसे ही यहाँ पे ये कहाँ पहुंचेगा, लंग्स पे, तो लंग्स पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए अब क्या करेगा कि ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे H प्लस का कंसेंट्रेशन फिर यहाँ पे घट जाएगा लंग्स वाले साइड पे, है ना। लंग्स वाले साइड पे क्या होगा, H प्लस का कंसेंट्रेशन घट जाएगा। H प्लस का कंसेंट्रेशन घट जाएगा, CO2 यहाँ पे, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। CO2 यहाँ पे, CO2 की संख्या बढ़ने लगेगी लेकिन पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ रहा। तो CO2 कहाँ चला जाएगा, लंग्स में, और ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा ना, ब्लड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट। और इससे पहले वाले जो हम लोग ने पढ़ा उसको बोर इफेक्ट कहेंगे। अब इसको ग्राफ पे समझो ध्यान से। तो जैसे ही आपने पार्शियल प्रेशर सेम रखा, मान लो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, या समथिंग अबाउट, यहाँ पे मैं 70 ले रहा हूँ ना, चलो 70 मैंने लिया मिलीमीटर ऑफ mercury। तो आप प्रेशर यहाँ पे सेम रखोगे, लेकिन अगर आप H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी बढ़ाओगे, 2 3 BPG भी बढ़ाओगे, BPG भी बढ़ा दोगे, तो क्या होगा कि यहाँ प्रेशर कितना भी बढ़ेगा तो डिसोसिएट कर जाएगा, ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ से, डिसोसिएट कर जाएगा। और ऑक्सीजन जब डिसोसिएट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ नीचे आ जाएगा। ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, देखो। तो इसी प्रेशर पे, 70 पे ही प्रेशर पे, 70 प्रेशर पे ही इसका सेचुरेशन क्या हो गया, घट गया ना। और इसी 70 पे प्रेशर पे नॉर्मल में कितना था, 40 के करीब था। तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग अ, इसी को कहते हैं हम लोग बोर इफेक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट। और सेम केस यहाँ देखो, कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप H प्लस का कंसंट्रेशन घटा दोगे, PO2 बढ़ा दोगे, है ना, यहाँ पे लिखना PO2 घट गया, और क्या, और PCO2 भी घटा दोगे, BPG बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी घटा दोगे। तो क्या होता है कि सेम प्रेशर पे आपका, सेम प्रेशर पे, सेम पार्शियल प्रेशर पे देखो, इसी सेम पर 70 पे ही, 70 पे ही आप देखोगे तो परसेंटेज क्या हो गया, परसेंटेज सेचुरेशन बढ़ गया, देखो, देख रहे हो यहाँ पे 80 के करीब आ गया। तो इसको कहते हैं हम लोग हाल्डेन इफेक्ट। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको एक बार रिकॉर्ड करके आप खुद भी लिख लोगे,
ताकि आपको आगे चल के कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, हाल्डेन इफेक्ट कहाँ हो रहा है? हाल्डेन इफेक्ट लंग्स में हो रहा है, ठीक है। हाल्डेन इफेक्ट कहाँ होगा? लंग्स में। और बोर इफेक्ट कहाँ होगा? टिश्यू में। तो बोर इफेक्ट के लिए लिखना है कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट सच एज ए हीमोग्लोबिन in response to decreased blood pH resulting from increased carbon dioxide concentration in the blood, and also the it occur at the site of tissue where the oxygen released from hemoglobin। ये पूरा बात लिख लेना। दूसरा बात लिखना कि डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड, हाल्डेन इफेक्ट के लिए लिखना, डिक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी ऑफ hemoglobin in response to the increased blood pH resulting from the increased oxygen concentration in the blood। और ये कहाँ होगा? इट अकर्स एट द लंग साइट वेयर द रिलीज ऑफ CO2 फ्रॉम हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या होगा? CO2 निकल जाता है हीमोग्लोबिन से। ये बात उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या चीजें आप हैं जो आपको कंट्रोल करेंगे आपके रेस्पिरेशन को। अगर कोई भी तरह का कोई डाउट होगा तो प्लीज उसमें कमेंट करके पूछना। जो मैंने एक बार शुरू में जो बताया उसमें करेक्शन करके मैंने लास्ट में जो डेफिनेशन लिखा है वो ही इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना। क्योंकि पहले वाले में मैंने बोर को हार्डन बोल दिया था गलती से, तो उसको एक बार देखना। चलो, आ, इससे क्वेश्चन नीट में पूछते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से याद रखना है हार्डन इफेक्ट और बोर इफेक्ट। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, ये कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह का होगा। एक सेंट्रल होगा, सेंट्रल कंट्रोल होगा, और एक पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल, पेरिफेरल को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। कीमो रिसेप्टर के तौर पे यहाँ पे जो पेरिफेरल होगा वो कीमो रिसेप्टर के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जो कॉर्टोइड बॉडी है ना, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं ना, ये रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। अगर H+ की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ने लगे, H+ की मात्रा बढ़ने लगे, एसिडिक होने लगा, या ऑर्टिक आर्क भी है ना, यहाँ पे अगर H+ की मात्रा बढ़ने लगे तो ये ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सेंट्रल रिसेप्टर को। अभी सेंट्रल रिसेप्टर में क्या क्या चीज़ है? सेंट्रल रिसेप्टर को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, जैसे पोन्स है और एक है मेडुला, है ना। पोन्स में दो पार्ट होते हैं, एपनेस्टिक सेंटर, और इसके अलावा भी होते हैं, बट जो रिस्पायरेशन से रिलेटेड है वो क्या है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और और क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपनेस्टिक सेंटर, एपनेस्टिक सेंटर, एपनेस्टिक सेंटर, है ना। तो एपनेस्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर को अगर आपको समझना है तो साधारण भाषा में आप समझ सकते हो कि तो ये क्या करते हैं, दोनों ही ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन को अफेक्ट करेंगे, इंस्पायरेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करते हैं कि शॉर्टन द इंस्पायरेशन, शॉर्टन
इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन को शॉर्टन कर देता है। शॉर्टन मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप सांस लेना शुरू कर दोगे। और ये प्रिवेंट स्विच ऑफ है ना, मतलब ब्रीदिंग साइकिल को प्रिवेंट करता है स्विच ऑफ से, है ना, स्विच ऑफ होने से प्रिवेंट करता है। और ये सिग्नल्स जैसे ये CO2 या H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, तो फिर ये मेडुला को और पोन्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिससे मेडुला में दो हिस्से होते हैं। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो हमारे ब्रीदिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे तेज सांस लेना, और इंस्पिरेशन को बढ़ाना, फिर एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करना। इसको एक ही भाग में मैं लिख रहा हूँ, अलग से नहीं लिख रहा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इसी में होगा। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बना के डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन से कहाँ पे है। इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूँ। तो आपने देखा कि सांस लेना है या छोड़ना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि CO2 या H+ कितना है, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो H+ का कंसंट्रेशन महत्वपूर्ण है कीमोटैक्सिक कीमो रिसेप्टर के तौर पे। तो जैसे ये ब्रेन है, और ये आपका alveolar, ये रहा आपका ब्रेन, है ना। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं पोन्स, है ना। इसको ग्रीन से लिखेंगे। ये हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और ये है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक। सेंटर, ये वीडियो और भी डिटेल में इस चीज़ पे बन सकती है, लेकिन अभी आपके लिए इतना काफ़ी है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे है ये आपका मेडुला, ये था पोन्स। अब पोन्स में दो भाग आपने देखा, ये आपका मेडुला। मेडुला में मैं सिर्फ एक ही भाग में बता दे रहा हूँ, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम सेंटर, है ना। इसके अलावा मैंने कीमोटैक्सिक ये बताया, पेरिफेरल कीमोटैक्सिक जो ब्लड या ऑर्टिक आर्क में होते हैं रिसेप्टर्स। होप सो कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।